की गई हैं, जो कि हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दो वो केस स्टडीज क्या हैं। तो सबसे पहली जो केस स्टडी है वो हम आपको बताएंगे कि आप समझने की कोशिश करिएगा कि इस पूरे मामले को साजिश की एंगल देने की कोशिश की जा रही है, जो पहली थ्योरी बताती है। एक नई थ्योरी यहां पर लाई गई जिसमें यह बताया गया कि सूरजपाल इसका जिम्मेदार नहीं है। एपी सिंह एक नई थ्योरी लेकर आता है, जो आपने देखा बाबा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये एपी सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि बाबा को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, और सूरजपाल को बदनाम करने की साजिश आखिरकार कौन कर रहा है, हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं। सत्संग में अगर कार्यक्रम को करने की परमिशन थी, कितने लोग वहां पर आने थे, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। पहली थ्योरी हम आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम का एक मैप बनाया गया था, एक मैप तैयार किया गया था कि आखिरकार एपी सिंह की तरफ से ये तमाम जो कहानियां हैं वो बताई जा रही हैं, हम आपको बता दें। और एक जगह काली और सफेद गाड़ी खड़ी थी। आप सोचिए, एपी सिंह ये बता रहा है जो मौके पर मौजूद नहीं था, चश्मदीदों ने कुछ और बताया, जिनके ऊपर बीती उन्होंने कुछ और बताया। एपी सिंह का दावा है कि 15-16 लोगों के पास में जहरीला स्प्रे था, जो कि मीडिया के सामने आकर वो बता रहा है। आगे बढ़ता है और कहता है कि भीड़ की तरफ पूरी प्लानिंग से स्प्रे किया गया। ये एपी सिंह की तरफ से कहा जा रहा है, जो कि बाबा के वकील हैं, कि ये स्प्रे किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसी कोई कहानी नहीं बताई है अब तक, आप समझिए, ये सिर्फ बाबा के वकील की ओर से कहा जा रहा है। और भागते हुए पीछे की तरफ से स्प्रे को छिड़का जाता है, यानी कि वकील का ये कहना है कि जब भक्त भाग रहे थे तो स्प्रे सीधे तौर पर किया जाता है। सत्संग में मौत सांस रुकने से होती है, ये वकील का दावा है। 15-16 लोग उसके बाद अपनी गाड़ियों से मौके से भागने लगते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ में ये हत्याएं यहां पर की गई हैं। लेकिन अब आपको हम केस 2 की तरफ लेकर चलते हैं कि केस स्टडी 2 में आखिरकार ये स्टडी क्या कहती है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की बात करें तो मरने वालों में 40 से 50 जो साल की महिलाएं थीं, सबसे ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह अगर सामने आई है तो वो ज़्यादातर मामलों में दम घुटने से मौत की वजह सामने आई है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई, और इसी के साथ जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एक शख्स की मौत फेफड़े फटने से भी हुई थी। ये दूसरी केस स्टडी है जो कि पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें सीधे तौर पर दावा किया गया है। तो बाबा के जो वकील हैं यानी कि एपी सिंह, अचानक से 2 दिन के भीतर ही वो मीडिया के सामने कई कहानियां लेकर सामने आ चुके हैं, बता चुके हैं कि किस तरीके से ये स्प्रे जो है वो छिड़का जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद न प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया, न पुलिस की ओर से ऐसा कोई बयान आया, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी जहरीले स्प्रे का जिक्र किया गया है। तो सवाल यह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ बरगलाने की कोशिश बाबा के वकील और बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस हादसे को 6 दिन बीत चुके हैं। पुलिस जांच कर रही है, टीमें गठित कर दी गई हैं। न्यायिक जांच आयोग की टीम भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ ये मामला सुलझता नहीं दिख रहा, बल्कि उलझता जा रहा है। महज 6 दिनों में ही हाथरस कांड इतना उलझ चुका है कि इसमें पड़ी गांठें और कसती जा रही हैं। एक तरफ प्रशासन से पीड़ित परिवार अपनों की जान जाने के लिए न्याय मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूरजपाल जाटव और उसका वकील इस केस को उलझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में स्प्रे वाली साजिश का कार्ड एपी सिंह ने खेल दिया है, लेकिन ऐसी कोई साजिश किसी ने ढोंगी बाबा के खिलाफ रची है या फिर खुद को बचाने के लिए नारायण साकार हरि ऐसी साजिश रच रहा है। इसका पता लगाने के लिए हमारी टीम ने 2 जुलाई को उस सत्संग में मौजूद कुछ लोगों से बात की। उन्होंने जो हमें बताया वो स्प्रे थ्योरी से बिल्कुल अलग मिला। भूत आते हैं किसी पे को अपना खेल रही थी, तो बाबा जी बोले कि चिंता मत करो, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे चरणों की रज लेके जाना, सब ठीक हो जाओगे। फिर बाबा जी जब गए, उनका काफिला झुके रज लेने के लिए, प्रेशर में भीड़की में दबते चले गए, धक्का मुक्की होते होते ये घटना हो गई। साफ है, इस ढोंगी बाबा को ये समझ आ चुका है कि वो फंस चुका है। ज्यादा दिन तक वो भाग नहीं सकता, खुद को पाक साफ नहीं दिखा सकता, क्योंकि सबूत कुछ और कह रहे हैं और उसके वकील की जुबान कुछ और कह रही है। तो साफ है कि 100 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं इस पूरे मामले में, उससे पल्ला झाड़ता हुआ ये बाबा इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करेंगे न्यायिक आयोग की।
हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम वहां के कुछ लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है और आज जांच का दूसरा दिन है जब आयोग की टीम पूछताछ कर रही है। आयोग की टीम हादसे के बाद सुलग रहे कई सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है कि उनके जवाब सीधे तौर पर इस रिपोर्ट में लिखने होंगे और देश को बताना होगा, ये समझाना होगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। न्याय आयोग की टीम हादसे को लेकर जनता की राय भी जानना चाहती है। टीम हर उस एंगल से जांच कर रही है जो इस हादसे का कारण हो सकता है या इस हादसे का कारण बना होगा। कोई एंगल ये टीम छोड़ना नहीं चाहती है। इस टीम की कोशिश है कि इस पूरे मामले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि आखिरकार असल वजह इस पूरी भगदड़ की क्या रही है। लोगों से ये पूछताछ इसलिए भी हो रही है क्योंकि हादसे के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। हर किसी के जहन में 100 सवाल हैं इस बाबा को लेकर भी। कैसे नारायण साकार हरि के प्रवचन के बाद ये हड़कंप मचा, उसने क्या ऐसा कहा जिसके बाद लोगों की भगदड़ मच गई। प्रवचन के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। लोगों ने आप देखा ना ताब, सिर्फ वो तेजी के साथ भागने लगे। वहीं सवाल ये भी है कि हादसे के लिए नारायण साकार हरि कितने जिम्मेदार हैं, जो कि हर किसी के जहन में है। उनके भक्त भी पूछ रहे हैं और आज पूछताछ में न्यायिक आयोग की टीम को अपने सवालों में क्या जवाब मिले और आगे ये जांच कैसे कैसे बढ़ रही है और कौन कौन से एंगल्स पर जांच की जाएगी। सुनिए इस टीम के अफसर की जुबानी कि जांच कैसे आगे बढ़ रही है और अभी तक ये जांच कहां पहुंची है। सुनिए। हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम हर आदमी से पूछताछ करेंगे जो इससे संबंधित हो, हुएवर ही में भी। तो जांच आयोग की टीम की जांच कहां पहुंची है वो आपने सुन लिया, लेकिन अब आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाएंगे, एक्सरे रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बाबा के प्रवचन की पूरी प्लानिंग होती थी, पूरी लिस्ट तैयार होती थी, किसकी भूमिका क्या होगी, कितने लोग शामिल होंगे, सभी के सेवादारों के कार्ड्स बनते थे। इसकी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है, ग्राउंड से भी रिपोर्ट हमने कलेक्ट की है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है कि क्या सूरजपाल जाटव को नहीं पता था कि हाथरस में सत्संग में कितनी भीड़ उमड़ने वाली है। ये सवाल बार बार इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अगर इस भीड़ का अनुमान था तो व्यवस्था क्यों नहीं की गई, और अगर अनुमान नहीं था तो कार्यक्रम हुआ कैसे। अगर सत्संग में भीड़ का सही अनुमान होता तो वो 121 जिंदगियां अपने परिवार के साथ हंस खेल रही होती। कहा यह भी जा रहा है कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोग सत्संग में पहुंच गए, लेकिन ये बात तार्किक बिल्कुल भी नहीं है। इसी से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज भी हमारी टीम के हाथ लगे हैं जो ये बताते हैं कि ढोंगी बाबा को अपने किसी भी कार्यक्रम की A to Z जानकारी होती थी। ये डायरी है जो हमें सूरजपाल जाटव के कासगंज वाले आश्रम से मिली, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि यूपी के कन्नौज में 6 अगस्त को एक सत्संग होने जा रहा था और इस कार्यक्रम की एक एक डिटेल इस डायरी में हमें मिली। टेंट कितने फीट ऊंचा है, कितने गेट होंगे, कितने सेवादार होंगे, सभी चीजों का पूरा ब्यौरा इस डायरी में है। ये टेंट हाउस है जहां से पूरे सत्संग को मैनेज किया जाता था और उसी टेंट हाउस में हमें एक डायरी मिली है। ये डायरी में देखिए बाबा के अगले कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा लिखा है। तो यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि हाथरस में भीड़ की जानकारी सूरजपाल जाटव को नहीं थी। ये सरासर झूठ है, जांच को दिशाहीन करने का प्लान है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये पूरी डायरी मेंटेन की जाती थी, लेकिन अब आपको हम इतिहास में लेकर चलते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब तक इतिहास में क्या कुछ हुआ है। तो देखिए अब हम इतिहास में आ चुके हैं, अब आपको हम बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ इतिहास में हुआ। सबसे पहला सवाल, सूरजपाल के साथ बैठी वो महिला कौन थी, जिसको लेकर हर एक के जहन में यहाँ पर सवाल है कि आखिरकार वो महिला कौन है जो सूरजपाल के साथ हर पिक्चर में दिखाई देती है। शुरुआत में महिला सूरजपाल की मामी बताई गई थी, जो शुरुआती दौर में निकलकर जानकारियां मिली थी, लेकिन सिंहासन में बगल में बैठी महिला, आपको बता दें, दरअसल वो सूरजपाल की पत्नी है जो उसके साथ सिंहासन पर बैठती है। सूरजपाल जाटव की पत्नी का नाम प्रेमवती है।
जिसकी भी भूमिका इसमें सामने आ रही है। 1968 में सूरजपाल और प्रेमवती की शादी हुई थी, इनका विवाह हुआ था। सूरजपाल का ससुराल एटा का एक गांव है जहां पर उस गांव में इनकी शादी हुई और ससुराल वहीं पर बताया जाता है। साथ ही शादी के 5 साल के बाद सूरजपाल की पुलिस में नौकरी लगी थी, यानी कि 5 साल शादी के हुए उस वैसे ही पुलिस में नौकरी लगी। गांव में प्रेमवती के भाई मेवाराम भी रहते थे। जिस तरीके की जानकारियां परिवार को लेकर सामने आ रही है, मेवाराम का आम का बाग है और खेती करते हैं, जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड हम आपको बता रहे हैं। फसल काटने के लिए बाबा के सेवादार वहां पर पहुंचते हैं और सेवादार गाड़ियों में फसल रखकर लेकर भी चले जाते हैं। ये जो परिवार की जानकारी है वो यहां पर मिल रही है। तो इतिहास आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से ये पूरा इतिहास यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आखिरकार अभी तक इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुंची है, ये हम आपको लेकर चलते हैं। और अब हम सीधे आपको वर्तमान बताएंगे कि आखिरकार वर्तमान में अभी तक क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझिए, मुख्य आरोपी देव प्रकाश समेत कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अभी तक हो चुकी है। इसी के साथ 3 सदस्यीय न्याय आयोग की टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो कि वहीं पर मौजूद है। सत्संग सभा के लिए फंडिंग की जांच भी यहां पर की जा रही है और हाथरस में 36 लोगों के बयान अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज कर लिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आयोग की टीम जांच पड़ताल के बाद हाथरस से रवाना भी हो चुकी है, लेकिन आयोग की ओर से कहा गया कि वो दोबारा भी यहां पर आ सकते हैं, इसकी पड़ताल कर सकते हैं पूरे मामले की। तो पूरी रिपोर्ट्स यहां पर तैयार कर ली गई हैं। आपको हमने बताया कि किस तरीके से जांच आयोग की टीम अब वहां से रवाना हो चुकी है, लेकिन भविष्य में आप समझिए कि भविष्य में आखिरकार क्या कुछ हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। और सीधे आपको अब हम लिए चलते हैं भविष्य में। तो भविष्य में हम आ चुके हैं और अब आप जान लीजिए कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होने वाला है। सूरजपाल जाटव को नोटिस दिया जा सकता है उससे पूछताछ के लिए। सूरजपाल जाटव का बयान भी इस पूरे मामले में दर्ज किया जा सकता है, ये आपको हम बता रहे हैं, भविष्य की बातें। हाथरस हादसे में कई और नाम भी सामने आ सकते हैं सेवादारों से पूछताछ के बाद। और वकील एपी सिंह के स्प्रे वाले दावे की जांच पुलिस कर सकती है, क्योंकि दावा पुरजोर तरीके से वकील ने किया है। दावा सही मिलने पर जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें वर्तमान में हो सकती हैं और सामने आ सकता है कि इस पूरे मामले में और भी कई नाम जो हैं वो यहाँ पर सामने आए। तो आपने देखा कि बाबा किस तरीके से ये भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहा है। जो सवाल हमने एक्सरे रिपोर्ट में पूछे थे, एक एक के जवाब हमने यहाँ पर दिए हैं।